सर आंसर राइटिंग कब करना है? क्या जब वो तैयारी शुरू करते हैं उसी वक्त से आंसर राइटिंग करनी है या फिर आंसर राइटिंग करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? जी। सर आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा अवगत कराएं। मैं सर जैसा कि आपने कई बार इंटरव्यू भी दिया हुआ है, लगभग आपने 4 से 5 बार इंटरव्यू दिया है, जी इसलिए सर हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सर जब एस्पिरेंट का ये मेंस क्वालिफाई होता है तो मॉक टेस्ट के लिए जाता है, मॉक इंटरव्यू के लिए। जी तो उस टाइम सर जो मॉक इंटरव्यू होता है और सर जो हमारा रियल इंटरव्यू होता है, जी क्या दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी है या फिर दोनों डिफरेंट होते हैं? देखिए, मॉक इंटरव्यू और आयोग के इंटरव्यू में काफ़ी अंतर होता है। तो एक क्वेश्चन और है हमारे मन में। जी सर आपने सर कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ी हुई है? सर इन सब के बारे में थोड़ा सा बता दें हमें। मैंने प्री के लिए यदि बात करी जाए। सर जैसा कि अभी हम IFMTR बिल्डिंग में हैं जहाँ आपकी ट्रेनिंग चल रही है, जी तो सर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोसीजर के बारे में हम सबको बताएं कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है, उसके बाद ट्रेनिंग कैसे कैसे होता है। जी सिविल सेवा में एक कहानी है कि रीस्टार्ट जो है कि हमको पुनः तैयारी फिर स्टार्ट करनी चाहिए और उसी लगन के साथ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस अप्रोच के साथ हमको दवा लग जाना चाहिए। जी सर। मैंने प्री के लिए एक सब्जेक्ट जो हैं जितने 7 प्रकार के हमारे, तो उसमें मैंने एक हायरार्की तय की हुई थी। जैसे मैंने पहले नंबर पे रखा था साइंस विषय। साइंस से चूंकि प्री में 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और उसको अधिकांश जो अभ्यर्थी होते हैं उस विषय को इग्नोर कर देते हैं। ये प्रो ऐसा मानते हैं कि हाँ, वो मेरी कहावत कई जगह काफ़ी वायरल हुई है कि बुंदेलो हर बोलो के बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेली बानी में और पानीदार यहाँ का पानी आग यहाँ की पानी में। ये कई इंटरव्यू में मैंने बोला है, काफ़ी वायरल हुई है ये बात। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारा यूपीपीएससी का एग्जाम होना है वो अगले 1 महीने के अंदर होना है और ऐसे में आपको एक सही गाइडेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि 1 महीना भरपूर समय होता है कि आप किसी तैयारी को अच्छे से कर पाएं। और एक ऐसे ही गाइडेंस के लिए हमारे साथ हैं शिवम देव गुप्ता सर, जिन्होंने स्वयं यूपीपीएससी 2023 अच्छे रैंक के साथ उत्तीर्ण किया है। सर का यूपीपीएससी में 10th रैंक था। तो आज की इस वीडियो में हम सर के साथ बातचीत करेंगे और सर की स्ट्रेटजी को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। हम अभी यहाँ वर्तमान में IFMTR बिल्डिंग में है जहाँ सर की ट्रेनिंग चल रही है, तो हम यहीं पे सर के साथ बातचीत करना चाहेंगे। तो चलिए हम सर के साथ बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें और हम सबके गाइडेंस के लिए आप आगे आए। सर हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमें अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में अवगत कराएं। जी, मेरी जो ग्रेजुएशन हुआ है, क्योंकि मैं बुंदेलखंड के महुआ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जी सर। तो मेरा ग्रेजुएशन वहीं से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से ही कंप्लीट हुआ है, BSc। उसके बाद मैंने कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज से मैंने फिजिक्स के साथ MSc कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं 2 विषय में MA हूँ। जी सर। एक इतिहास विषय में और एक पॉलिटिकल साइंस विषय में। जी। साथ में मैं रिसर्च स्कॉलर भी रहा क्योंकि मेरा हिस्ट्री में JRF था, तो मैंने PhD भी कंप्लीट की हुई थी। जी सर। सर आपको एक बार गवर्नर द्वारा सर पुरस्कृत भी किया गया, तो सर आप हमें उसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। जी, राजनीति विषय से जब मैंने PG कंप्लीट किया था तो उसमें विश्वविद्यालय जो हमारा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी है उस पर मैंने टॉप किया था। तो उसमें मुझे ठाकुर मतौला सिंह अवार्ड से माननीय राज्यपाल महोदय जी ने सम्मानित किया था। जी सर। सर आपने यूपीपीएससी का 4 बार सर एग्जाम दिया है जी। और भगवान का सर आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आपने 4 बार उसे क्वालिफाई भी किया। जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू आप सर लगातार यूपीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए होता क्या है कि वो प्रीलिम्स में ही अटक जाते हैं, जी, बाकी स्टेप तक नहीं पहुंच पाते। तो सर हमें आप इसके लिए गाइड करें। जी, बात सही है, मैंने 4 बार प्री क्वालिफाई किया है जी। और मैंने इंटरव्यू भी 3 बार दिया है। ये मेरा तीसरी वाले प्रयास में हुआ था। तो मैंने प्री के लिए एक सब्जेक्ट जो हैं जितने 7 प्रकार के हमारे, तो उसमें मैंने एक हायरार्की तय की हुई थी। जैसे मैंने पहले नंबर पे रखा था साइंस विषय। साइंस से चूंकि प्री में 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और उसको अधिकांश जो अभ्यर्थी होते हैं उस विषय को इग्नोर कर देते हैं। ये प्रो ऐसा मानते हैं कि वो सब्जेक्ट कठिन है क्योंकि उसमें केमिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो वो विषय को हमको इग्नोर नहीं करना है, उन विषय में हमको अच्छी कमांड बनानी है। उसके लिए हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन 1 से 2-3 बार पढ़ लें और चूंकि अब कम समय है, 1 ही महीने टाइम बचा है, तो ये पूर्वावलोकन यानी कि बैक के क्वेश्चन ही अब दोहराइए नंबर 1 में। नंबर दूसरे पे जो सब्जेक्ट रखते हैं वो रखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की प्री में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। करंट अफेयर्स से सीधे 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं जो कि गेम चेंजर साबित होते हैं।
तो ये हमको पिछले 6 महीने या 7 महीने का करंट अफेयर्स कम से कम 2 सोर्स से कंप्लीट करना चाहिए। पहला सोर्स ये हो सकता है कि हम घटना चक्र की आई दृष्टि पढ़ लें, और दूसरा सोर्स ये हो सकता है कि मंथली हम कोई पढ़ लें, या तो हम पढ़ लें प्रतियोगिता दर्पण, या हम पढ़ लें क्रॉनिकल की। 2 सोर्स से कम हम पिछले 6 से 7 महीने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लें। इससे हम 80% करंट अफेयर्स क्वेश्चन करने में सहज हो जाते हैं। नंबर तीसरे पे मैं रखता था ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ये दोनों मिला दी जाए तो इससे जो है कम से कम क्वेश्चन संख्या 35-40 क्वेश्चन आ जाते हैं। और ज्योग्राफी पढ़ते समय एक हमको विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि हमको मैपिंग का जरूर प्रयोग करना चाहिए। जब हम भारत की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने इसके लिए दृष्टि जो पब्लिकेशन है उसका क्विक बुक सीरीज जो आती है वो मैंने ज्योग्राफी के लिए यूज किया था। तो उसके जो शुरुआत के 3 से 4 चैप्टर है उसकी मैंने विथ एटलस जो ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है उसके साथ कंप्लीट किया था। और जो लास्ट का कॉन्टिनेंटल भूगोल होता है, चूंकि मैपिंग आधारित क्वेश्चन ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा आते हैं, तो लास्ट का जो कॉन्टिनेंटल भूगोल है उसके 4 से 5 चैप्टर का हमको मैप के आधार पे ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। और इसी प्रकार पर्यावरण हमको कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, 15 से क्वेश्चन लगभग आते हैं, 15 का 20 भी हो जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जिसको हम संविधान कहते हैं। तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं पिछले कई सालों से कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एक ही प्रकार के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चन में कहते हैं कि गलती कोई माफी नहीं होती, वो 15 से 20 क्वेश्चन हमको सही ही करने हैं। उसके बाद हम हिस्ट्री रख सकते हैं। हिस्ट्री में हमको मॉडर्न इंडिया ज्यादा फोकस करना चाहिए और एंशिएंट इंडिया में भी कल्चर में ठीक ठाक फोकस करना चाहिए। ये मेरी स्ट्रेटजी रहती रही है। और हाँ, क्वेश्चन पेपर करने की भी एक स्ट्रेटजी होती है कि हम कितने क्वेश्चन करें ताकि हम सेफ रहें। एक ये प्रश्न भी स्टूडेंट्स के मन में रहता है। तो इसके लिए हमको ये करना चाहिए कि हम ये मान के चलें कि हमको 100 सेफ स्कोर बचाना है। 90 प्लस 95 के आसपास फ्री हो जाता है, लेकिन हम ये लेके चलें कि हमको 100 क्वेश्चंस, नंबर नहीं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, सेफ बचाना है। उसके लिए आप 130-35 अटेम्प्ट करिए, इसमें से 25-30 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 195 के आसपास क्वेश्चन फ्री बच जाते हैं। जी सर, आपने लगभग हमें सब्जेक्ट वाइज पूरी जो स्ट्रेटजी होती है, जो सब्जेक्ट का वेटेज होता है, आपने हमें अवगत करा दिया उसके बारे में। सर, जैसा कि आपने कई बार इंटरव्यू भी दिया हुआ है, लगभग आपने 4 से 5 बार इंटरव्यू दिया है जी, इसलिए सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सर जब एस्पिरेंट का ये मेंस क्वालिफाई होता है तो मॉक टेस्ट के लिए जाता है, मॉक इंटरव्यू के लिए जी। तो उस टाइम सर जो मॉक इंटरव्यू होता है और सर जो हमारा रियल इंटरव्यू होता है जी, क्या दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी है या फिर दोनों डिफरेंट होते हैं? देखिए, मॉक इंटरव्यू और आयोग के इंटरव्यू में काफी अंतर होता है, लेकिन हम इस बात पे मॉक इंटरव्यू को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉक इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू का एक रिहर्सल होता है। जो मन का भय होता है, हिचक होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, वहाँ का जो कैसे इसको टैकल किया जाए, कैसे जवाब दिया जाए, इस चीज में बहुत फायदेमंद होता है। तो मैं इंटरव्यू के बारे में लोगों को बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू की तैयारी हम सोचें कि मेंस दे, हमारा रिजल्ट आए, उसके बाद 15-20 दिन में इंटरव्यू की तैयारी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू की तैयारी एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्तित्व का परीक्षण है और व्यक्तित्व का विकास 10 दिन में नहीं होता है। तो ये तो हमारे नेचर में आ जाता है जब हम प्री पढ़ रहे होते हैं, मेंस पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं या तो मेंस के जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, या उस समय करंट सिनेरियो चल रहा होता है, जो सुर्खियों में विषय होते हैं हमारे देश से विदेश के, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, उन पे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमारी मेंस से ही तैयारी स्टार्ट हो जाती है इंटरव्यू की। लेकिन जो आपने मॉक का पूछा कि मॉक की क्वेश्चन की प्रकृति और जो रियल इंटरव्यू होता है उसकी क्वेश्चन प्रकृति में क्या अंतर होता है, तो हाँ, डिफरेंस होता है। यहाँ पे बड़ा सिस्टमैटिक इंटरव्यू होता है, व्यवस्थित होता है। वहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से आए, बड़ा वहाँ पे खुशनुमा, बहुत ही सहयोगात्मक माहौल होता है सदस्यों का, बड़ा वो सहयोग करते हैं और बड़ा अच्छा इंटरव्यू वहाँ पे होता है। जी सर, आप हमें कुछ ये बता दें सर कि जो इंटरव्यू हमारा होता है सर, वहाँ पे सर लगभग क्या देखते हैं वो लोग, आपके अंदर क्या मतलब देखते हैं पर्सनालिटी में? 2021 की यदि मैं अपनी बात करूं तो मुझको आयोग में 75 मार्क्स मिला था 100 में, जो कि काफी अच्छा मार्क्स माना जाता है। इस बार ही मुझको 73 मार्क्स मिला हुआ है इंटरव्यू में। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं कि वहां पे क्या देखा जाता है, तो वहां पे मैंने देखा कि जैसे ही आप एंटर करिए उसके बाद अंत तक अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, क्वेश्चन का सही और सटीक बाइफरकेशन करते हुए उत्तर दीजिए, घुमाइए वहीं, और यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो अपना विनम्रतापूर्वक माफी मांग लीजिए और आगे क्वेश्चन में बढ़ जाइए, लेकिन अपना बात जो है टू द पॉइंट और स्पष्ट करिए। जी सर, जैसा कि आप बुंदेलखंड से आते हैं जी, तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि अब आप उसमें सफल हो गए यूपीपीसीएस एग्जाम में जी, तो सर अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या करना चाहेंगे? क्योंकि पीसीएस में ये रहता है कि पोस्टिंग जिले में नहीं होती है, फिर भी मेरा बुंदेलखंड के लिए हमेशा विजन रहा है
कि बुंदेलखंड एक संभावना भरा एरिया है। जी वहाँ पे उस संभावना को उतना दोहन नहीं किया गया, मतलब वहाँ पे पोटेंशियली कमी नहीं है, वो उपेक्षा का शिकार रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार वहाँ बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अभी भी युवाओं के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए जी और कृषि में सूखा के लिए, एनर्जी के लिए बहुत से काम किया सकते हैं। और निश्चित रूप से कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं गाँव में जरूर सहयोग करूँगा। जी सर। सर आपके बुंदेलखंड में एक कहावत है, तो सर आप उसके बारे में थोड़ा सा हम सबको अवगत करा दें। हाँ, वो मेरी कहावत कई जगह काफी वायरल हुई है जी कि बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेली बानी में, जी और पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ की पानी में। ये कई इंटरव्यू में मैंने बोला है, जी काफी जी वायरल हुई है ये वाली। बिल्कुल सर। सर इसका मतलब सर थोड़ा सा समझा दें हम लोग को। इसका अर्थ ये है कि यदि आपको बुंदेलियों की कहानी सुननी है जी तो उन्हीं की भाषा में सुनिए, यानी कि बुंदेली बानी में सुनिए। जी और जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे पोटेंशियली कमी नहीं है, बस वहाँ वो उपेक्षा का शिकार रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में, कि यहाँ के आग में, यहाँ के जो पानी में, यहाँ के जो रीत रिवाज में, यहाँ के रहन सहन में, यहाँ के परिवेश में, यहाँ के व्यक्तियों के एटीट्यूड में जो जान है, जो पोटेंशियल है, वो बड़ा लाजवाब है। जी सर। सर जैसा कि आप यूपी पीसीएस का पेपर देते थे, तो सर यूपीएससी का भी पेपर लगातार दे रहे हैं, जी तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अब आप यूपी पीसीएस में सिलेक्टेड हो गए हैं, जी क्या सर अब भी आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे कि जी आप अभी यूपीएससी का, चूंकि मेरी लक्ष्य यही है कि मैं आईएएस बन देश की सेवा करूं, जी मैं अभी आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। जी सर। और इसके मैंने 2021 वाला इंटरव्यू भी दिया था यूपीएससी का, जी सर। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर नहीं हो पाया, लेकिन मैं भी लगा हुआ हूँ। सर आप अपने इंटरव्यू का एक का रोचक, अगर आपको कोई क्वेश्चन याद हो तो सर हम लोग को थोड़ा सा उसके बारे में भी अवगत करा दें। मेरा इंटरव्यू एक्चुअली में जो 2023 में पड़ा, जी तो वो इंटरव्यू मेरा पूरा बुंदेलखंड पे आधारित ही था, जी क्योंकि वो समझ गया कि बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। मेरा पूरा इंटरव्यू बुंदेलखंड के ऊपर ही था। तो बुंदेलखंड का कला, संस्कृति, वहाँ खान पान, रहन सहन, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, जी वहाँ का संस्कृति, वहाँ का भूगोल, ये सब बारे में मेरा इंटरव्यू था। हाँ, थोड़ी सा एक रोचक किस्सा ये है कि मैडम ने मुझसे बीच में पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है। जी मैंने कहा मुझे छेना पसंद है। जी तो मैडम ने पूछा कैसे बनता है। जी। वहाँ थोड़ी सा मैं स्पंज कैसे बनता है इस चीज को लेकर जी। थोड़ी घबरा गया था। बाकी ओवरऑल ठीक था जी। इंटरव्यू, नंबर मुझे हिसाब से अच्छे है। सर जब आपका सिलेक्शन हुआ यूपी पीसीएस में, जी। सर उस टाइम आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, उनको कैसा लगा? जी, मेरा बड़ा लंबा संघर्ष था। 2018 से मैं पीसीएस का एग्जाम दे रहा था। जी सर। 18 में मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू भी था। उसके बाद लगातार मुझको असफलता मिल रही थी। 2021 पीसीएस में केवल मेरा एक नंबर से फाइनल सेक्शन रुका था। तो निश्चित रूप से गार्जियंस को बड़ी उम्मीद होती है और लंबा संघर्ष भी था। निश्चित रूप से उन्हें अपार खुशी हुई थी इस चीज को लेकर। जी सर। सर जब हमें असफलताएं मिल रही होती हैं, उस टाइम हम सर काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमको जी। लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, कई बार जी। हमें ऐसा लगता है। तो जी। सर इस चीज से कैसे उभरा जाए, कैसे इस चीज को मैनेज किया जाए, कैसे अपने आप को हाँ, ये किया जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझसे क्वालिफाई हो सकता है, बिल्कुल। एक अटेम्प्ट हमको और देना है। सर आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इस चीज के बारे में मेरा बड़ा प्रैक्टिकली अप्रोच है। जी निश्चित रूप से जब रिजल्ट आता है तो बड़ा दुख होता है, यहाँ तक कई बार रोना भी आता है और ये लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा और हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है जाके जमीन में गिर जाता है। जी। लेकिन फिर हम लोग रिवाइव होते हैं और फिर हम रीस्टार्ट करते हैं। जी, जी। ये सिविल सर्व में एक कहानी है कि रीस्टार्ट शब्द जो है, जी। हमको पुनः तैयारी फिर स्टार्ट करनी चाहिए और उसी लगन के साथ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस अप्रोच के साथ हमको दोबारा लग जाना चाहिए। जी सर। सर चूंकि बच्चों के मन में काफी सारे डाउट होता है जब तैयारी करने जाते हैं, सर आंसर राइटिंग कब करना है, क्या जब वो तैयारी शुरू करते हैं उसी वक्त से आंसर राइटिंग करनी है, या फिर आंसर राइटिंग करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? सर आप इसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। मैं कहना चाहूंगा, मुझसे भी बहुत अभ्यर्थी मैसेज करके कॉल करके पूछते हैं कि सर हम तैयारी प्री की पहले करें कि मेंस की पहले करें। तो उनको मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि तैयारी पहले मेंस की होती है और मेंस के साथ ही प्री की तैयारी होती है। हम सोचे कि पहले 3 साल प्री पढ़ते रहें, प्री निकल जाएगा तो लास्ट के 3 महीने में हम मेंस पढ़ लेंगे, तो ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए यदि हम 1-1.5 साल का पूरा टाइम ले लें कि हम 1-1.5 साल में कंप्लीट तैयारी करना चाहेंगे, तो मैं लोगों को यही सलाह दूंगा कि शुरुआत के 1 साल में वो मेंस की अच्छे से तैयारी करें, मेंस के शॉर्ट नोट्स बनाएं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और उनको तैयार करें। उसी के साथ प्री की लगभग हमारी 50% तैयारी या 60% तैयारी हो जाती है। और फिर एग्जाम जब प्री का होना होता है उसके लगभग 3 महीने पहले या 4 महीने पहले हम प्री ओरिएंटेड हो जाएं और प्री के लिए करंट अफेयर्स, प्री के हिसाब से जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, PYQ होता है, उस हमको तैयारी करना चाहिए। और यदि आंसर राइटिंग की बात करी जाए तो जब
प्री का रिजल्ट आने के बाद और मेंस होने के पहले लगभग 3 से 4 महीने का समय होता है। इसमें आंसर राइटिंग 3 महीने में, यदि हमारे मेंस के नोट पहले से कंप्लीट होते हैं तो उनको पढ़ के हम 3 महीने में आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उस दौरान किया सकता है। जी सर। सर जैसा कि अभी हम IFCMTR बिल्डिंग में हैं, जहाँ आपकी ट्रेनिंग चल रही है, जी। तो सर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोसीजर के बारे में हम सबको बताएं कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है, उसके बाद ट्रेनिंग कैसे कैसे होता है। जी, ये IFMTR इंदिरा नगर लखनऊ में स्थित है। यहाँ पे हम लोग की जो है वित्तीय ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे शासन से भी लोग आते हैं, जो सीनियर्स होते हैं वो सिखाते हैं, जो हमारी सेवा के सीनियर्स होते हैं वो आते हैं सिखाते हैं। तो यहाँ पे हमको जिले में जाके कैसे काम करना है, जिलों में जाके हमारे विभाग में कैसे काम होते हैं, उनसे संबंधित जो नियम होते हैं, और यही सब फाउंडेशन ट्रेनिंग लगभग इसमें। सर यहाँ पे पढ़ना भी होता है कि केवल सर इस सब के बारे में? नहीं, इसमें प्रॉपर यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, जो सुबह 10 बजे से स्टार्ट होती हैं, शाम 6 बजे तक चलती हैं। बीच में लंच होता है। पूरा इसका एक प्रोसीजर है, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक यहाँ पढ़ना निश्चित रूप से होता है। यहाँ पे ट्रेनिंग में पढ़ाई भी होती है निश्चित रूप से, तो यहाँ के आपको ट्रेनिंग करना होता है। जी सर। सर जब यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है, सर अगर हम यूपीपीसीएस एग्जाम की बात करें तो सर यूपीपीसीएस एग्जाम के अंदर कई डिफरेंट पोस्ट होते हैं जी। तो सर थोड़ा सा आप उन पोस्ट के बारे में हम सबको बता दें। यहाँ पे जो यूपीपीसीएस की वैकेंसी निकलती है तो कई पदों को लेकर निकलती है, जैसे डिप्टी एसपी होता है, एसडीएम होता है, ट्रेजरी ऑफिसर होता है, डीपीआरओ, एआरडी, विभिन्न प्रकार के पद होते हैं। तो रैंक वाइज उसी हिसाब से आपको अपनी चॉइस के अनुसार आपको पद मिलता है। जी सर। सर लगभग हमने सभी एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं। सर लास्ट में अगर आप अपने इन से कुछ एस्पिरेंट को सलाह देना चाहें यूपीपीसीएस एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि सर एग्जाम एकदम पास में आ चुका है, सर 1 महीने में क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे कि सिलेक्शन के जो चांस है वो काफी बढ़ जाए? बिल्कुल सही बात है, 1 महीने से कम समय बचा है, सभी लोग लगे रहिए, क्योंकि जो प्री परीक्षा होती है वो इस परीक्षा का प्रवेश द्वार माना जाता है। यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप मेंस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो प्री की तैयारी हमको बड़ा गंभीर होकर करना चाहिए। जैसा कि आप बताए कि 1 महीना बचा है, तो 1 महीने के लिए अभी आप जो है ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स फोकस करिए। ज्यादा से ज्यादा जो आपके वीक पोर्शंस है, जो सब्जेक्ट की लिस्ट है, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसमें जो आपके वीक टॉपिक हैं, वीक सब्जेक्ट हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा करिए। और पिछले 10 से 15 साल में जितने हो सकें आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से भी कर डालिए, और निश्चित रूप से ये 2 से 3 बार आप करेंगे तो आपका निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाएगा, और निश्चित रूप से आप मेंस देंगे और फाइनल लिस्ट में भी आप लोगों का नाम होगा। सर एक क्वेश्चन और है हमारे मन में जी। सर आपने सर कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ी हुई है सर, इन सब के बारे में थोड़ा सा बता दें हमें। मैंने प्री के लिए यदि बात करी जाए तो मैंने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए जो दृष्टि IAS पब्लिकेशन है उसकी मैंने कोई बुक पढ़ी हुई है, और आधुनिक भारत के इतिहास के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है। और मैं जो प्री के लिए बता रहा हूँ अभी, जो मैं उसमें इकोनॉमी में जो करंट अफेयर्स में ही उसके टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे बजट हो गया या कृषि से संबंधित कोई डेटा है, उसको मैंने वहां से कंप्लीट किया है। पॉलिटी की बात करें, जो सभी पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, मैंने वही पढ़ी है, यही बुक्स मैंने फॉलो किया है। हाँ, विज्ञान के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप अच्छे से करिए 2-3 बार, उससे सही रहेगा। सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हम सबको। सर काफी चीजें आपने, काफी स्ट्रेटजी आपने बताई। सर एक क्वेश्चन और हमारे मन में लास्ट, सर आपका डेली रूटीन किस तरीके से होता था जब आप पढ़ाई करते थे उस वक्त? देखिए, रूटीन सापेक्ष है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग रूटीन होता है, तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि जो मेरा रूटीन हो सभी फॉलो करें। लेकिन उसमें मेरा जो व्यक्तिगत रूटीन ये था कि मैं रात में लगभग 1 बजे तक पढ़ता था और सुबह 7 बजे से फिर पढ़ना स्टार्ट करता था। और दिन में कोई वैसा काम नहीं था विद्यार्थी जीवन में, तो अपना इलाहाबाद में रहता था, प्रयागराज में, तो दोपहर में खाना पीना और बाकी एग्जाम के समय पढ़ाई लगभग 10 घंटे तक पहुंच जाती थी। वैसे 6 से 7 घंटे 8 घंटे डेली पढ़ाई हो पाती थी। जी सर, 6-7 घंटे इनफ है इस एग्जाम के लिए? नहीं, 8 घंटे इनफ है। एग्जाम के समय लगभग 10 से 12 घंटे पहुंच जाता है, इतना एग्जाम है। लेकिन बस डेली रूटीन होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, निरंतरता बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने देखा कि सर की क्या स्ट्रेटजी रही है यूपीपीसीएस एग्जाम को लेकर, तो आप भी सर की स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं, या फिर सर ने आपको बहुत कुछ एग्जाम के बारे में गाइड किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बच्चों को एक और संदेश देना चाहूंगा जी सर, कि देखिए, लगातार लगे रहिए, कड़ी मेहनत करिए, सकारात्मक सोच बनाए रखिए, एक संकल्प लीजिए और लगातार अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास से ही परमार्जन होता है और संकल्प से ही सिद्धि होती है। तो जो आपने संकल्प लिया है उसको लास्ट PDF में लाके
अपने माता पिता का और गौरव बढ़ाइए और अपना भी आत्मसम्मान प्राप्त करिए। मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा। तो दोस्तों, सर ने आपको काफी कुछ गाइड कर दिया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।